अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने 438 कोड की जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट की हुई थी और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने इसका यूनिट नंबर 1 जो है द बेसिक अकाउंटिंग मॉडल, इसको हमने डिस्कस कर लिया था कंप्लीट। इसकी जो थ्योरी है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम इस यूनिट की सेल्फ असेसमेंट जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इसके सारे जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट में से ये जो थ्योरी के क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये सारे मैंने आपको करवा दिए थे। एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। क्योंकि ये सारे वही हैं, थ्योरी में से ही हैं जो मैंने यूनिट में आपको थ्योरी समझा दी थी। वही सारी चीज़ें हैं, वही डेफिनेशंस हैं, वही एक्सप्लेनेशंस हैं, तो ये आपने कर लेनी है। आज के इस लेक्चर से हम इस बुक के जो प्रॉब्लम्स हैं ना यूनिट 1 के, वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं प्रॉब्लम्स। द फॉलोइंग सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटेड बाय खालिद परवेज एंड सन्स ड्यूरिंग मार्च। अच्छा, अब ये खालिद परवेज एंड सन्स कोई कंपनी है, उसकी ट्रांजैक्शंस, मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रांजैक्शंस हैं ना वो दी गई हैं और आगे कहा जाएगा कि इनको एनालाइज करें। रिक्वायर्ड क्या है, इंडिकेट करें द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन बाय लिस्टिंग द नंबर्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम ए टू जे। ए से लेकर जे तक ये ट्रांजैक्शंस हैं, तो इनको आपने एनालाइज करना है और अकाउंटिंग इक्वेशन पर इनका इफेक्ट क्या होगा इन अ वर्टिकल कॉलम एंड इंसर्टिंग एट द राइट ऑफ ईच नंबर ऑफ द अप्रोप्रिएट लेटर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। वो कहता है कि इनको एनालाइज करें और हर नंबर के राइट साइड पे नीचे ये जो ऑप्शंस हैं ना, इनमें से बताएं कि कौन सा इफ़ेक्ट इन पर होगा। ये इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं और ये ट्रांजैक्शंस दी गई हैं। अब हमने इन ट्रांजैक्शंस को पढ़कर इनके इफ़ेक्ट्स बताने हैं कि इनमें से कौन सा इफ़ेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पर होगा इन ट्रांजैक्शंस का। तो बड़ा आसान है, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे एनालाइज करना है ट्रांजैक्शंस को, ये मैंने समझा दिया हुआ है यूनिट के अंदर। वो वाला लेक्चर लाजमी कर लीजिएगा, उसके बगैर आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वैसे बड़ा आसान है, परेशानी की कोई बात नहीं है। हम इनको वन बाय वन जो है ना सारी ट्रांज़ैक्शंस को एनालाइज़ करते हैं। अच्छा, अब इफ़ेक्ट कौन-कौन से हैं? इफ़ेक्ट ये है कि एक एसेट बढ़ा है और साथ दूसरा एसेट डिक्रीज़ हो गया है, कम हो गया है। या एक एसेट बढ़ा है और लायबिलिटी भी बढ़ गई है, या एक एसेट बढ़ा है और कैपिटल भी बढ़ गया है, या एसेट डिक्रीज़ हुआ है और लायबिलिटी भी डिक्रीज़ हुई है, या एसेट डिक्रीज़ हुआ है और कैपिटल डिक्रीज़ हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली हमारी जो ट्रांज़ैक्शन है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम ओनर एज़ एडिशनल इन्वेस्टमेंट 500,000, सॉरी 500,000 नहीं है, 50,000 है। चलें, जितनी भी है, हमने ट्रांज़ैक्शन को ही एनालाइज़ करना है ना। अच्छा, ओनर ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है। अब ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है तो एसेट इंक्रीज़ हुआ है, ज़ाहिर बात है। कैश आई है तो एसेट इंक्रीज़ हुआ है, कैश वाला एसेट इंक्रीज़ हुआ है। और साथ ओनर ने दी है ना, तो ओनर का कैपिटल जो है ना, ओनर की इक्विटी, वो भी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है? तो इनमें से कौन-सा इफ़ेक्ट होगा इसमें से? यानी एक एसेट इंक्रीज़ हुआ है, वन एसेट इंक्रीज़, और साथ दूसरा ओनर की जो इक्विटी है ना, ओनर का कैपिटल ये वाला, वो भी इंक्रीज़ हुआ है। तो इंक्रीज़ इन एसेट, इंक्रीज़ इन कैपिटल, ये सी वाला इफ़ेक्ट होगा पहली ट्रांज़ैक्शन पर। इसके बाद बी वाली ट्रांज़ैक्शन है, पेड एडवर्टाइज़िंग एक्सपेंस एज़ 1050, ₹1050 आपने एडवर्टाइज़िंग एक्सपेंस दिया है। अब ये अखराजात हैं आपके। अखराजात जब आपने किए हैं, कैश में से आपने पैसे दिए हैं इतने, तो आपकी कैश कम हुई है, मतलब आपका एसेट डिक्रीज़ हुआ है। तो ये वाले पहले इंक्रीज़ एसेट वाले तो तीनों ऑप्शन कट गए। इन 2 में से कोई हो सकता है, डिक्रीज़ इन एसेट, डिक्रीज़ इन एसेट। अब अगली बात, एक्सपेंस जब आपने किया है तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई है या आपका कैपिटल डिक्रीज़ हुआ है, तो आपका कैपिटल डिक्रीज़ होगा, आपका सरमाया कम होगा। लायबिलिटी तो वो आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, कर्ज़ होती है। लायबिलिटी का तो इसमें ज़िक्र नहीं है, ये आपने कर्ज़ थोड़ी अदा किया है, ये आपने खर्चा किया है, अखराजात में से है। वो आपका जो कैपिटल है, सरमाया, वो डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ इन एसेट, डिक्रीज़ इन कैपिटल, तो इसका जो ई है ना, ये इफ़ेक्ट होगा इस ट्रांज़ैक्शन पर। इसके बाद है परचेज़्ड सप्लाइज़ फॉर कैश आरएस 1500। 1500 की आपने सप्लाइज़ खरीदी हैं। अब सप्लाइज़ खरीदी हैं तो आपके पास आई हैं, एक एसेट आपका इंक्रीज़ हुआ है और साथ आपने कैश पे की है, तो आपका दूसरा एसेट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ इन वन एसेट, एक एसेट आपका इंक्रीज़ हुआ है, यानी आपके पास 1500 की सप्लाइज़ आई हैं और दूसरी साइड से आपकी कैश गई है, आपका दूसरा एसेट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। अच्छा, इसमें कैपिटल इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं हुआ। स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि कैपिटल तो उतना ही है ना, 1500 की चीज़ आपने खरीदी, 1500 की चीज़ें सप्लाइज़ आपके पास आ गई और 1500 कैश आपके पास से चली गई। कैपिटल तो उतना ही है ना, सरमाया तो उतना ही है, उसमें तो कोई कमी-पेशी नहीं ना हुई।
क्योंकि सरमाया क्या होता है, वो सब चीज़ों का टोटल होता है, उसमें कैश भी होती है, उसमें एसेट्स भी आपके होते हैं। इसके बाद डी वाली है ट्रांजैक्शन। अच्छा, इसका जो इफेक्ट है ना, इसके आगे लिख लीजिएगा, ए वाला है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर्स आर एस 1800, कस्टमर से 1800 रुपए की कैश आपने वसूल की है। जब वसूल किया है तो आपका एसेट इंक्रीज होगा डेफिनेटली, और एसेट इंक्रीज हुआ है, साथ आपने डिक्रीज कोई चीज़ नहीं हुई, एसेट डिक्रीज नहीं हुआ, आपकी लाइबिलिटी तो इसमें लाइबिलिटीज़ वाला चक्कर ही नहीं है, और आपका कैपिटल इंक्रीज होगा, ठीक है ना। एसेट आपकी कैश इंक्रीज हुई है तो आपका कैपिटल सरमाया इंक्रीज होगा, तो सी वाला इफेक्ट है इसका। इसके बाद ई है चार्ज्ड कस्टमर्स फॉर डिलीवरी सर्विस चार्जेस ऑन अकाउंट आर एस 2100, सर्विस चार्जेस आपने चार्ज किए हैं, तो चार्जेस लिए हैं उससे, तो फिर आपका एसेट इंक्रीज हुआ है। इनमें से कोई ऑप्शन होगा, इंक्रीज एसेट हुआ है, इसके बाद लाइबिलिटी कैपिटल वगैरह नहीं है आपका, सॉरी कैपिटल इंक्रीज हुआ है, 2100 आए हैं तो कैपिटल इंक्रीज हुआ है। इसके बाद पेड टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स वो बंदे होते हैं जिनसे आपने उधार लिया होता है, जिनसे आपने कर्ज लिया होता है, तो उनको अगर आपने पे किए हैं, इसका मतलब है आपने कर्ज वापस किया है, 570 रुपये आपने वापस किया है। अब एक तो आपने पे किए हैं, कैश आपकी डिक्रीज हुई है, तो एसेट आपका डिक्रीज हुआ है, ठीक हो गया। साथ आपकी लाइबिलिटी भी कम होगी, लाइबिलिटी होती है आपका कर्ज, आपकी जिम्मेदारी, आपका बोझ, अब वो कम हो गया ना लाइबिलिटी, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी, एसेट भी डिक्रीज हुआ है और साथ उसकी लाइबिलिटी भी आपकी डिक्रीज हो गई है। ये इफेक्ट है इसका। पेड रेंट फॉर फरवरी, रेंट आपने पे कर दिया तो डेफिनेटली कैश पे की है, एसेट डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ, और साथ कैपिटल आपका जो सरमाया है वो भी डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन कैपिटल डिक्रीज इन एसेट। इसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर्स ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट कस्टमर से आपने कैश वसूल की। ऑन अकाउंट का मतलब है कि उधार या एडवांस, तो आपका एसेट इंक्रीज हुआ, कैश आई तो एसेट इंक्रीज हुआ, लेकिन आपकी साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, बोझ है। पेड कैश टू ओनर फॉर पर्सनल यूज़, ओनर को आपने पर्सनल यूज़ के लिए 900 रुपये दे दिए, तो जब कैश गई है तो एसेट डिक्रीज हुआ है, ठीक है, एसेट डिक्रीज हुआ, और साथ पर्सनल यूज़ के लिए उसने विदड्रा कर लिए हैं, तो उसका कैपिटल भी सॉरी डिक्रीज हो गया, कैपिटल से सरमाए से हो गए हैं ना, सरमाया भी डिक्रीज हुआ, एसेट भी डिक्रीज हुआ। इसके बाद डिटरमाइंड बाय टेकिंग द इन्वेंट्री 650 सप्लाईज हैड बीन यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ, सप्लाईज जो है ना 650 रुपए की इस्तेमाल हो गई हैं मंथ के दौरान, तो सप्लाईज इस्तेमाल हो गई हैं, तो ये भी खर्च है, एक्सपेंस है, आपका एसेट डिक्रीज हुआ है और कैपिटल भी आपका सरमाया भी डिक्रीज हुआ है। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं, इस तरह करके आप ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई कर सकते हैं। इनके मैंने नोट्स भी बना दिए हैं, ये क्वेश्चन है, ये सारी ट्रांजैक्शंस वन बाय वन ऊपर मैंने अपने लिखी हैं, और नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह ये डिक्रीज़ होते हैं, ये इंक्रीज़ होते हैं, और कौन-कौन सा इफ़ेक्ट जो है ना वो अप्लाई होता है इन पर। अब देखो, ओनर से कैश रिसीव किया है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पर 500 है या 50,000 है, ये जितनी भी है। तो एसेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ कैश की सूरत में, और ओनर का कैपिटल जो है, ओनर की इक्विटी वो भी इंक्रीज़ हुई। फिर 1050 पे किए एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो कैश में से डिक्रीज़ हुआ, एसेट डिक्रीज़ हुआ, और साथ हमारे जो एक्सपेंस के तौर पर कैपिटल भी डिक्रीज़ हुआ, कैपिटल में से ही वो खर्च हुआ है ना, सरमाया कम हुआ। इसके बाद परचेज़ किया है सप्लाइज़, तो एसेट इंक्रीज़ हुआ, और दूसरा एसेट जो कैश है, कैश से ही परचेज़ किए है ना, तो कैश डिक्रीज़ हुई। इसी तरह फिर हमने कस्टमर से कैश रिसीव की 1800, एसेट इंक्रीज़ हुआ, कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ। फिर हमने डिलीवरी चार्जेज़ ऑन अकाउंट 2100 रुपए चार्ज किए, हमारा जो एसेट है वो इंक्रीज़ हुआ और कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ, सरमाया भी इंक्रीज़ हुआ। इसके बाद 570 रुपए हमने क्रेडिटर्स को पे किए, तो हमारा कैश वाला एसेट डिक्रीज़ हुआ और लायबिलिटी भी हमारी डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। रेंट पे किया तो ये अखराजात जितने भी होते हैं ना, रेंट है, एडवर्टाइज़मेंट है, जितने भी हैं ये, तो इसमें आपका एसेट भी कम होता है और आपका कैपिटल भी कम होता है। इसके बाद हमने कैश रिसीव की कस्टमर से ऑन अकाउंट, यानी एडवांस में, उधार में, तो हमारा एसेट तो इंक्रीज़ हुआ, लेकिन साथ हमारी जो अकाउंट रिसीवेबल है ना वो कम हुआ। इसके बाद हमने ओनर को पर्सनल यूज़ के लिए 900 रुपए दिए, तो कैश में से डिक्रीज़ हुआ और ओनर का जो कैपिटल है वो भी डिक्रीज़ हो गया। इसके बाद सप्लाइज़ इस्तेमाल हुई 650 की, तो सप्लाइज़ एसेट हमारा कम हुआ और साथ हमारा जो कैपिटल है वो भी कम हुआ। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये कंप्लीट हो चुका है, ट्रांज़ैक्शन एनालिसिस वाला। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर, इसको भी उसने 10 ही लिख दिया है, मैंने सॉल्यूशन के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, और पिछले को क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है। तो ये आप खुद इसको सही कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसमें ट्रांज़ैक्शंस दी गई हैं, ये 4-5 ट्रांज़ैक्शंस हैं,
और इसके बाद रिक्वायर्ड, यानी आपने करना क्या है इन ट्रांजैक्शंस को। एक तो आपने इनको रिकॉर्ड करना है जर्नल के अंदर, इनका जर्नल बनाना है। दूसरा आपने पोस्ट करना है इन एंट्रीज को लेजर के अंदर, जर्नल से आपने लेजर में पोस्ट करना है, मतलब लेजर्स बनाने हैं, लेजर अकाउंट्स। इसके बाद आपने प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, लेजर से फिर आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये तीन चीज़ें आपने बनानी हैं, ये एंट्रीज हैं आपके पास। अच्छा, इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इन ट्रांजैक्शन को सिंपली आपने जर्नल में पोस्ट कर देना है, फिर उससे आपने लेजर में करना है, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बना देना है। इंतहाई ईजी काम है। वैसे तो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है इंतहाई बेहतरीन तरीके से यूनिट के अंदर, कि आप किस तरह कोई भी ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं आपके पास, किसी किस्म की एंट्रीज आ सकती हैं, तो आप उनका जर्नल कैसे बनाएंगे, जर्नल से आप लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे, और लेजर से आप ट्रायल बैलेंस में कैसे जाएंगे। तो वो चीज़ें सारी समझाई हुई हैं। वो लेक्चर्स अगर आप कर लेते हैं ना, तो कोई भी किसी तरह का भी आपने जर्नल लेजर बनाना है, आप इजीली बना सकते हैं। लेकिन नहीं, हम तो पाकिस्तानी हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि कोई बस ना हलवा बनाकर हमारे मुँह में रख दे और हम बस निगल लें उसको। हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि उसी तरह रवायती तरीके से, जिस तरह स्कूल्स कॉलेजेस में टीचर आता है, एक-एक क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करवाता है, तो उसी तरह जो है ना वो हमें हाथ पकड़ कर सारा कुछ करना सिखाया जाए। तो ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी चीज़ें काम नहीं आती। ओपन यूनिवर्सिटी में और ऐसा नहीं हो सकता कि हूबहू सेम एज़ इट इज़ क्वेश्चन यही वाला उठाकर वो पेपर में दे। वो कोई और क्वेश्चन भी दे सकता है, वो किसी और बुक का क्वेश्चन दे सकता है, वो स्टेटमेंट चेंज कर सकता है अपनी तरफ से। लेकिन बनाना तो आपने जर्नल ही होगा ना, लेजर ही बनाना होगा ना, ट्रायल बैलेंस ही बनाना होगा ना। तरीकाकार तो सेम है ना, कांसेप्ट तो सेम है सबका, जो मर्ज़ी या क्वेश्चन आ जाए। तो स्टूडेंट आदी होते हैं इस चीज़ के कि हूबहू ऐसे ही सेम यही क्वेश्चन आएँगे और हमने रट्टे लगाए होंगे और उधर छापा लगाकर आ जाएँगे, तो ऐसी बात नहीं होती ओपन यूनिवर्सिटी में। लेकिन भाई क्या करें, पाकिस्तानी हैं, पकी-पकाई खीर खाने के आदी हैं, तो मजबूरी है, हमें भी करवाना पड़ता है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान ये होता है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो मुतासर होती है, आप चीज़ों को एनालाइज़ नहीं कर सकते। थोड़ी-सी स्टेटमेंट पेपर में चेंज हो जाती है, तो आप परेशान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, ये तो बुक से आया ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, आपने सिर्फ़ उन चीज़ों को समझा नहीं होता। आप यकीन मानें कि इतनी आसान स्टेटमेंट करके, इतने आसान तरीके से कोई दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं समझाएगा, जितना आसान मैंने यूनिट के अंदर समझाया हुआ है कि किस तरह आपने ट्रांज़ैक्शन को एनालाइज़ करना है, किस तरह आपने जर्नल बनाना है, किस तरह आपने लेजर बनाना है और किस तरह आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। मैं अगर 4-5 क्लास के बच्चों को भी समझा दूँ ना, तो वो भी किसी किस्म का मैं उनको स्टेटमेंट दे दूँ, डाटा दे दूँ, आराम से ट्रांज़ैक्शन को एनालाइज़ भी कर सकेंगे, जर्नल भी बना लेंगे, लेजर भी और ट्रायल बैलेंस भी बना लेंगे। चलें बहरहाल अब मैं करवा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप वन एक-एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि यहीं पे इस लेक्चर को स्टॉप कीजिए। पहले जाइए उन लेक्चर्स को फ़ॉलो करके जिस तरह मैंने समझाया है, इसी तरह इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। खुद से सॉल्व कीजिए, चाहे आपसे होता है, नहीं होता, गलत होता, वो अलग बात है। सॉल्व करने के बाद फिर आकर यहीं से लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए और आगे देखिए कि लेक्चर में और आपके जो आपने काम किया है उसमें क्या फ़र्क है, कहाँ से आपको समझ नहीं आई, कहाँ से आपने गलत किया है, कहाँ से आपको पता ही नहीं चला कि इससे आगे क्या करना था। फिर ये क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ये कांसेप्ट आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। किसी किस्म का कोई डाटा आ जाता है पेपर में, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँगे। लेकिन इस तरह पकी-पकाई खीर खाएँगे तो फिर पेपर में जब आपको पकानी पड़ जाएगी ना, फिर आपके लिए मसला होगा। अच्छा, क्वेश्चन है, आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम AIOU, आफ्ताब अहमद एंटर्ड इनटू प्राइवेट प्रैक्टिस, द ट्रांज़ैक्शन ऑफ द बिज़नेस वर एज़ फॉलोज़। अब ये ट्रांज़ैक्शंस हैं मुख्तलिफ। 1 मार्च 1 को ट्रांज़ैक्शन हुई है कि आफ्ताब डिपॉज़िटेड 2000 इन हिज़ बैंक अकाउंट। उसने अपने बिज़नेस के बैंक अकाउंट में ₹2000 डिपॉज़िट किए। फिर मार्च 3 को उसने ₹300 पे किए फॉर 2 मंथ्स रेंट इन एडवांस। एडवांस में उसने 2 महीने का रेंट अदा कर दिया। इसके बाद मार्च 9 को उसने परचेज़ की सप्लाइज़ ₹200 की कैश में। इसके बाद 12 मार्च को उसने परचेज़ की इक्विपमेंट, जिसकी कॉस्ट थी 400 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पर उसने लायबिलिटीज़ पर ली, मेकिंग 1/4 डाउन पेमेंट। 1/4 यानी चौथा हिस्सा जो है ना, 1/4 पार्ट इस 400 का उसने पे किया और बाकी उसने क्रेडिट पर ली। इसके बाद है जी, डिलीवर्ड अ कॉफ फॉर अ फी ऑफ RS 35। एक कॉफ उसने डिलीवर किया ₹35 की फ़ी में। इसके बाद मार्च 18 को मेड अ पार्शियल पेमेंट ऑफ RS 50 ऑन द इक्विपमेंट परचेज़। ये जो इक्विपमेंट उसने परचेज़ की थी ना, उसकी पार्शियल पेमेंट उसने की, ₹50 उसने दे दिए, मतलब उसके जो उधार रहता था उसमें से उसने ₹50 अदा कर दिए।
और मार्च 27 को उसने एक यूटिलिटी बिल पे किया 40 रुपए का। अब इंतहाई आसान ट्रांजैक्शन है, इंतहाई आसान तरीके से हम इसका जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो पहले हम जर्नल बना लेते हैं। जर्नल एंट्रीज किस तरह आपने लिखनी होती हैं, आपने ये इस तरह कॉलम्स बना लेने होते हैं। पहला कॉलम आपका डेट का होगा, दूसरा कॉलम आपके पर्टिकुलर्स होंगे, तीसरा LF होगा लेजर फोलियो, और चौथा डेबिट वाला, और पांचवा क्रेडिट वाला। अच्छा, अब पहली ट्रांजैक्शन क्या थी कि उसने अपने बैंक अकाउंट के अंदर 2,000 रुपये डिपॉजिट करवाए हैं। तो मार्च 1 वाली ट्रांजैक्शन है, या ट्रांजैक्शन 1 लिख दें या डेट लिख दें, या मार्च 1 जो भी उसमें डेट दी होगी साथ। अच्छा, कैश गई है, 2,000 रुपये की कैश निकली है उसके अकाउंट से या उसकी कैश में से। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 2,000 रुपये, और उसका जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब उसका जो सरमाया है, कैपिटल अकाउंट 2,000 क्रेडिट होगा, क्योंकि उसमें 2,000 आ गए हैं। जब उसके बैंक अकाउंट में गया है तो सरमाया तो उसका 2,000 बढ़ गया है ना, कैश में से कैपिटल में गया है। अब उसने बिजनेस में लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। तो 2,000 डेबिट हुए और 2,000 क्रेडिट हुए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे आपने इसके सामने लिखना है, क्रेडिट के सामने, ठीक है। 2,000 डेबिट हो गया और 2,000 ही क्रेडिट हो गया, और इसका यही असूल होता है कि जितनी अमाउंट आपने डेबिट करनी है उतनी ही क्रेडिट करनी है। अब बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बैंक, यहाँ पे जो कोटेशन लिखनी होती है ना, इसमें सिर्फ आपने वजाहत देनी होती है। इसमें हु बहू एज इट इज़ वो जो ट्रांजैक्शन दी होती है ना क्वेश्चन में, वो भी उठा कर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज करके लिखनी होती है। मतलब आपने बताना होता है कि ये ट्रांजैक्शन किस किस्म की थी। इसमें आपने ये बता देना है कि ही इन डिपॉजिटेड 2,000 इनटू हिज बैंक अकाउंट, बस इतना लिख दें, काफ़ी है। इसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन थी, उसने रेंट पे किया, प्रीपेड रेंट, 300 रुपये उसने कैश में से पे किए। तो आप 300 रुपये डेबिट कर दें और 300 रुपये क्रेडिट कर दें। अब एक जगह पर आप प्रीपेड रेंट लिख दें और दूसरी जगह पर कैश लिख दें, एक डेबिट हुआ है, दूसरा क्रेडिट हो गया। और नीचे थोड़ी सी आपने वजाहत देनी है कि 2 मंथ ऑफ इज रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस पेमेंट की गई है। इसके बाद सप्लाईज थी, 9 मार्च को उसने सप्लाईज परचेज़ की हैं। तो सप्लाईज जो हैं 200 की सप्लाईज थी, तो सप्लाईज अकाउंट आप डेबिट कर दें, कैश अकाउंट क्रेडिट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट इक्विपमेंट थी, इक्विपमेंट उसने परचेज़ की, लेकिन उसने कैश कितनी, अब इक्विपमेंट कितनी थी, 400 की, 400 की इक्विपमेंट डेबिट हुई, यानी उसके अकाउंट में आ गई, इक्विपमेंट उसने परचेज़ कर ली। अब उसके लिए उसने कैश पे की 100, 1/4 था ना, 400 का 1/4, 1/4 कितना बनता है, 100 बनता है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ उसने कैश पे की, और 300 अकाउंट पेएबल्स का मतलब है कि 300 रुपये उसने क्रेडिट पर ली, 300 रुपये क्रेडिट था उसका, लाइबिलिटीज़ थी। 100 रुपये कैश पे कर दी और 300 रुपये अभी पे करने हैं, तो टोटल 400 क्रेडिट और 400 डेबिट, बस सिंपल सा काम है। साथ उसने मेंशन कर दिया है कि 1/4 पेड नाउ एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। अच्छा जी, इसके बाद फ़ी रिसीव्ड फॉर डिलीवरिंग अ काफ, काफ उसने डिलीवर किया और उसकी फ़ी रिसीव की, कैश जो है 35 रुपीज़ और सर्विस रेवेन्यू को उसने क्रेडिट कर दिया 35। मतलब जितनी भी अमाउंट होगी आपने डेबिट करनी है और क्रेडिट करनी है, साथ में वो उसका थोड़ा-सा हवाला दे दीजिएगा। इसके बाद पार्शियल पेमेंट उसने की है, पार्शियल पेमेंट 50 रुपीज़, ये जो 300 रुपए थे ना लायबिलिटी उसकी, उनमें से 50 रुपए उसने और पे कर दिए, तो अकाउंट पेएबल 50 रुपीज़ डेबिट और कैश में से 50 गए हैं, तो 50 क्रेडिट। इसके बाद यूटिलिटी एक्सपेंसेस उसने पे किए हैं 40 रुपीज़ के, तो यूटिलिटी एक्सपेंसेस 40 और कैश 40 क्रेडिट, क्योंकि बीइंग यूटिलिटी बिल पेड। बस ये सिंपल सा काम था, आपने बस क्रेडिट और डेबिट करनी है सारी ट्रांजैक्शंस को। अब इतना सा काम है, इतना आसान काम है, ये किसी बच्चे को भी दे दिया जाए ना और समझा दिया जाए कि इस तरह आपने बनाना है, और ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं, ट्रांजैक्शन चेंज होकर आ सकती हैं, अमाउंट चेंज होकर आ सकती है, तो वो आसानी से बना लेगा। और यही चीज़ें हैं जो यूनिट के अंदर भी समझाई हैं, सिर्फ अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स चेंज है और तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है जी लेजर अकाउंट्स। अब लेजर आपको पता है कि अलग-अलग सारे अकाउंट्स आपने अलग-अलग कर लेने हैं। लेजर में आपने कैश अकाउंट अलग कर लेना है, कैपिटल अकाउंट अलग कर लेना है, लायबिलिटीज़ अकाउंट अलग कर लेना है, तो वो सारे 1 बाय 1 हम बनाते हैं। और आपको पता है कि ये टी शेप अकाउंट होता है, एक साइड पे डेबिट, दूसरी साइड पे क्रेडिट आपने लिखना होता है, इस तरह करके ये चूँकि टी शेप बनता है ना, इसको हमने टी शेप कहते हैं। अच्छा, अब ये कैश अकाउंट, पहले आपने कैश अकाउंट बनाना है, इसमें जितनी भी ऊपर आपको कैश अकाउंट ट्रांज़ैक्शंस नज़र आ रही हैं, इसमें जितनी भी कैश ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो सारी आपने उठा लेनी है, जिसमें कैश का ज़िक्र हुआ है, ठीक है? वो सारी आपने कैच कर लेनी है और इधर लिख देनी है। लेकिन डेबिट साइड पे डेबिट वाली और क्रेडिट साइड पे क्रेडिट वाली। अच्छा, एक तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 2000 जो बैंक अकाउंट में आए वो बिज़नेस
आपके अकाउंट में आए, बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हुआ, वो डेबिट अमाउंट हुई क्योंकि वो आई है। ठीक है, 2000 रुपये आए हैं। इसके बाद सर्विस फी जो रिसीव हुई है वो भी कैश आई है, 35 रुपये वो भी आए हैं। तो ये डेबिट साइड पे आपने लिख दिए। और फॉर्मेट उसी तरह है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे लेजर फोलियो नहीं, यहाँ पे जर्नल फोलियो लिखते हैं हम, JF लिखते हैं, JF। ठीक है, जर्नल फोलियो, क्योंकि यहाँ पे हमने वो पेज नंबर लिखना होता है जो जर्नल का हो। जर्नल में जिस पेज पे ये एंट्री लिखी होती है ना, वो पेज नंबर यहाँ पे लिखना होता है। और जर्नल के अंदर जो लेजर फोलियो होता है ना, ये वाला लेजर फोलियो, यहाँ पे हमने वो पेज नंबर लिखना होता है जिस पेज पर ये एंट्री लेजर के अंदर लिखी हो, लेजर के अंदर यहाँ पे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे लेजर फोलियो और यहाँ पे जर्नल फोलियो लिख दें। ठीक है, लेजर फोलियो भी लिख दें, कोई मसला नहीं है। इसको अमूमन हम खाली लिखते हैं क्योंकि ये जब हम अकाउंटिंग बुक्स में लिखते हैं ना, तो उस वक्त फिर साथ प्रॉपर हमने पेज नंबर्स लिखने होते हैं। अच्छा, अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं, क्रेडिट वाली साइड पे, यानी जो जो अमाउंट्स गई हैं। एक तो प्रीपेड रेंट पे किया है 300 रुपये, वो पे किया। फिर हमने सप्लाईज परचेज की 200 की, वो पे किया। फिर हमने इक्विपमेंट पे किया, इक्विपमेंट जो है परचेज की, लेकिन 100 रुपये हमने दिए, 300 रुपये उधार किया, तो वो 100 रुपये भी हमने दिए, कैश दी। इसके बाद सप्लायर को पेमेंट हमने की 50 रुपये। मतलब ये जो उधार हमारा था ना, लाइबिलिटी थी 300 की, उसमें से 50 रुपये हमने पार्शियल पेमेंट की, ये भी हमने कैश दी। फिर हमने यूटिलिटी बिल पे किया, ये भी हमने कैश की सूरत में किया। तो ये सारी कैश क्रेडिट है और ये सारी कैश डेबिट है, यानी ये वो वाली कैश है जो आई है, ये वो वाली कैश है जो गई है। अब इनका कर लें टोटल, ये टोटल करें तो 2035 बनता है। क्रेडिट साइड पे टोटल करें तो ये 690 बनता है। अब ये ज़्यादा है, ये कम है, होना तो टोटल इक्वल चाहिए ना। तो अब जिस का ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम को माइनस कर लें, 2035 में से 690 माइनस कर लें तो बाकी बचते हैं 1345। अब इसके साथ आपने लिखना है डेबिट अमाउंट। ये डेबिट अमाउंट लिखनी है क्योंकि डेबिट ज़्यादा है। अगर क्रेडिट वाला ज़्यादा होता ना, तो फिर क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करते और जो भी आंसर आता उसके साथ CR लिखते, क्रेडिट। क्यों लिखना है? ये आगे चलकर ट्रायल बैलेंस में हमें काम देगा। ट्रायल बैलेंस में ये वाली अमाउंट्स हम उठाते जाएंगे और डेबिट क्रेडिट वाली प्लस माइनस करके हम ट्रायल बैलेंस बना देंगे, वो बाद में करते हैं। ये बड़ा आसान है, ये पहला हमारा कैश अकाउंट बन गया। अब उसके बाद प्रीपेड रेंट अकाउंट आपने बना लेना है। प्रीपेड रेंट का एक लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो वो अकाउंट अलहदा बना लें। अब प्रीपेड रेंट कैश पे की है, इन एडवांस पे किए हैं ना 300 रुपये, एडवांस के अंदर पे किए हैं, तो 300 रुपये आप प्रीपेड रेंट अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे। और यहाँ पे डेबिट अमाउंट, क्योंकि क्रेडिट हुआ ही नहीं है तो क्रेडिट नहीं लिखेंगे। क्रेडिट तो कैश हुई थी ना, तो वो कैश हम कैश वाले अकाउंट में लिख चुके हैं। इसके बाद सप्लाईज़ अकाउंट, सप्लाईज़ अकाउंट के अंदर हमने कैश से परचेज़ किए हैं सप्लाईज़ 200 रुपये की ना, परचेज़ किए हैं, तो सप्लाईज़ भी डेबिट हुई हैं हमारे अकाउंट के। सप्लाईज़ अकाउंट में सप्लाईज़ आई हैं 200 की, सादा अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं। और प्रीपेड रेंट अकाउंट में आपका प्रीपेड रेंट आया, मतलब जो आपने एडवांस में पे कर दिया है ना, वो आपके अकाउंट में अब जमा हो गया है। वो आगे 2 महीने के लिए या जितने भी अरसे के लिए आपने वो एडवांस पे किया है ना, वो चीज़ आपका एसेट बन गया है ना। तो इसका ये मतलब है। और साथ जो कैश हमने क्रेडिट की थी वो तो कैश अकाउंट में लिख चुके हैं। ठीक है, सप्लाईज़ अकाउंट में 200 की सप्लाईज़ आ गई डेबिट, और ये भी डेबिट अमाउंट है क्योंकि क्रेडिट साइड पे है ही नहीं। 200 माइनस 0 200 ही रहेगा, और डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट थी, इक्विपमेंट हमने खरीदी, 400 रुपए की इक्विपमेंट आई हमारे पास। ठीक है, इक्विपमेंट आई 400 की, तो 400 रुपए डेबिट हुए। इसके बाद अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल का मतलब होता है जो हमने पे करने हैं। अकाउंट पेएबल में आपको पता है कि 300 रुपये हमारे क्रेडिट थे, 300 रुपये हमारी लाइबिलिटीज़ थी जो हमने उधार किया था। अकाउंट पेएबल जो हमने पे करना है, ठीक है, वो हमारे ज़िम्मे था पे करना है, और 50 रुपये हमने पे कर दिए थे। मतलब अकाउंट पेएबल अकाउंट के अंदर 50 रुपीज़ हमारे चले गए थे और 300 रुपये टोटल जाने थे। तो 300 में से 50 माइनस कर दें तो 250 क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट ज़्यादा है क्योंकि क्रेडिट हमने अदा करना है ना अभी तक। तो अकाउंट पेएबल में हमारा 250 क्रेडिट बैलेंस हो गया। इसके बाद ओनर्स कैपिटल या ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी में आपको पता है कि 2000 कैश आई थी, तो वो हमारा क्रेडिट बैलेंस बन गया। इसके बाद सर्विस रेवेन्यू था, सर्विस रेवेन्यू आपको पता है 35 रुपीज़ चार्ज हुए हैं, तो फी रिसीव्ड 35 रुपये जो है ना वो सर्विस रेवेन्यू अकाउंट से गए हैं, तो सर्विस रेवेन्यू अकाउंट में 35 आप क्रेडिट करेंगे, और कैश अकाउंट में गए हैं तो वो उधर लिखे जा चुके हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस 35 रुपीज़ बन गया। इसके बाद यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, 40 रुपीज़ पे हुए, तो यूटिलिटी एक्सपेंसेस जो है उस अकाउंट में 40 रुपीज़ आ गए, तो ये 40 रुपीज़ जो है ना डेबिट बन गया। अब सिंपली ये सारा हमारा लेजर बन चुका है, ठीक हो गया। अब लेजर से आपने बनाना है ट्रायल बैलेंस।
ट्रायल बैलेंस में ये जितने भी लेजेस बन चुके हैं ना, लेजेस अकाउंट, वो सारे यहाँ पे लिखें और उनका डेबिट और क्रेडिट इक्वल टोटल करते हैं बस। ट्रायल बैलेंस की हेडिंग दे दी, इस तरह करके 3 कॉलम्स बना लिए। यहाँ पे अकाउंट लिख लिया, अकाउंट टाइटल, और यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। अब ऊपर जो लेजेस हम बना चुके हैं, हमने कैश बनाया, प्रीपेड रेंट अकाउंट बनाया, सप्लाईज अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट और यूटिलिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, अकाउंट पेएबल, सर्विस रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट, ये सारे हमने अकाउंट बनाए। इनको हमने लिख लिया। अब इनका बैलेंस हमने उठाना है। कैश अकाउंट पे जाते हैं। सबसे पहले हमारा जो कैश है, ये कैश अकाउंट है, इसका देखें बैलेंस है 1345 डेबिट बैलेंस। और इसी तरह प्रीपेड रेंट जो है, इसका 300 है डेबिट बैलेंस, इसका 200 है डेबिट बैलेंस, इसका 400 है डेबिट बैलेंस, इसका 250 है क्रेडिट बैलेंस, इसका 2000 है क्रेडिट बैलेंस, इसका 35 है क्रेडिट बैलेंस, इसी तरह इसका 40 है डेबिट बैलेंस। तो ये सारे यहाँ पे लिख देने हैं। देखें कैश वाला 1345 था डेबिट वाले खाने में, प्रीपेड रेंट 300 था, सप्लाईज 200 थी, इक्विपमेंट 400 थी, यूटिलिटी एक्सपेंसेस 40 थे, ये हमने डेबिट साइड पे। फिर अकाउंट पेएबल में हमारा 250 रुपये क्रेडिट बैलेंस था, सर्विस रेवेन्यू में भी 35 क्रेडिट बैलेंस था, कैपिटल में भी 2000 क्रेडिट बैलेंस था। तो ये वाला टोटल करें तो 2285, और ये वाला टोटल करें तो ये भी 2285। तो यहाँ तक हमारा ये जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। हमने जर्नल भी बना लिया, उससे लेजर भी बना लिया, और लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया। तो यहाँ तक हमारे ये 2 क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस वाला, ये भी हमने कर लिया। और ये वाला भी जो है नंबरिंग थोड़ी गलत है इसकी, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसमें हमने जर्नल भी बना लिया, हमने लेजर भी बना लिया, और हमने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया। अब इसी तरह कोई भी क्वेश्चन किसी तरह की भी स्टेटमेंट आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। ओके जी, फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पे ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस बुक के इसी तरह के तमाम वीडियो लेक्चर्स चाहिए हों तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।